आधुनिक इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने एक स्टेट को लेकर, समुद्री रास्ते को लेकर जिस पे कोई टोल नहीं लगना चाहिए, उस पर अपना टोल वसूलने को जायज़ ठहराया है। वर्तमान में स्थिति ये है कि अमेरिका ने ईरान के नेविगेशन को, यानी कि ईरान आने जाने वाले जहाज़ों को पूरी तरह से ब्लॉकेट करने की स्थिति पैदा कर दी है। ईरान के सैकड़ों युद्धपोतों को उन्होंने मार गिराया है, समुद्र में डुबो दिया है। लेकिन ईरान किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है, और उसके ना झुकने की सबसे बड़ी वजह है होर्मुज स्ट्रेट। और IRGC जानता है उसके लिए होर्मुज स्ट्रेट तुरुप का इक्का है। इसके पीछे ईरान असली नहीं है, असली खिलाड़ी चीन है। वो इस क्षेत्र से अमेरिका के प्रभाव को खत्म करना चाहता है, और ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह से होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। समुद्री यातायात के नियम तय किए गए, उसके अनुसार आने वाले जहाज़ों से कोई शुल्क वो वसूल नहीं सकते हैं। अगर इस तरह से शुल्क लगाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, भारत भी कह सकता है कि भाई हम भी टोल वसूल लेंगे। तो ऐसे अगर टोल की प्रथा शुरू हो जाएगी तो पूरी दुनिया में सभी देश जहां उसे मौका मिलेगा टोल वसूलने लगेंगे, और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ जा सकती है, ऊर्जा आपूर्ति संकट में आ सकती है। नमस्कार सर, ये बताएं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर विवाद समाप्त नहीं हो रहा है, क्या इस पर ईरान का पक्ष जायज़ है? देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट आधुनिक इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने एक स्ट्रेट को लेकर, समुद्री रास्ते को लेकर जिस पे कोई टोल नहीं लगना चाहिए, उस पर अपना टोल वसूलने को जायज़ ठहराया है। ये पहली बार हुआ है। और लेकिन क्यों हुआ है, अभी इसमें ईरान का पक्ष जायज़ है कि नहीं जायज़ है, ये हम अगर इस पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जो युद्ध हुआ है, अमेरिका इजराइल ने जो ईरान के खिलाफ भयंकर युद्ध छेड़ा है, उस युद्ध में निश्चित रूप से ईरान की बहुत क्षति हुई है। लेकिन ईरान किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है, और उसके ना झुकने की सबसे बड़ी वजह है होर्मुज स्ट्रेट। क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट सभी जानते हैं बहुत संकरा स्थान है, मात्र 34 किलोमीटर चौड़ा ये स्थान है। इसके एक तरफ ओमान है तो दूसरी तरफ ईरान है। ऐसे में यहाँ से जब जहाज़ गुजरते हैं तेल, गैस या अन्य सामानों को लेकर, तो ईरान को इन जहाज़ों को अपने बस में करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है। चाहे उसकी नौसेना कितनी भी कमज़ोर हो जाए, वो उसे नुकसान पहुंचाता रहेगा। और वर्तमान में तो उसने बारूदी सुरंगें भी वहाँ पे बिछाई हुई हैं। स्वयं उसको नहीं पता कि कहाँ कहाँ बारूदी सुरंगें उसने बिछाई हैं। ऐसे में वहाँ से किसी भी जहाज़ का सुरक्षित रूप से गुजरना ईरान के ऊपर निर्भर करता है। इस युद्ध में फिलहाल सीज फायर है, 14 दिन का सीज फायर है। पहले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में हो चुकी है, पाक में, और इसमें JD वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है उन्होंने तथा ईरान के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। वार्ता बेनतीजा रही, सभी को ये उम्मीद थी, क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की ऐसी शर्तें हैं कि किसी भी पक्ष को उनको मानना आसान नहीं है। अब आगे क्या होगा, ये तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान भी ऐसा संकेत कर रहा है, और JD वेंस और ट्रंप भी ऐसा संकेत कर रहे हैं कि ईरान फिर से वार्ता की टेबल पर आना चाह रहा है। ईरान भी कह रहा है कि अगर अमेरिका वास्तव में ईरान की जनता ईरान से ऐसी बात करे कि जिससे कि ईरान की जनता में अमेरिका के प्रति विश्वास पैदा हो, क्योंकि उसके अनुसार अमेरिका कई बार उसे धोखा दे चुका है, वो उसकी सारी शर्तें युद्ध से पहले ही मानने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका ने उस पर युद्ध थोप दिया। इसके पीछे वो इजराइल को मुख्य वजह मानता है, क्योंकि ईरान का और कई अन्य देशों का ये मानना है कि इजराइल अभी युद्ध को ख़त्म होने देना नहीं चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, क्योंकि उनका फ़ायदा है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि अभी भी उसके टारगेट पूरे नहीं हुए, उसको यहीं रहना है। वो चाहता है कि ईरान में जो उन्होंने टारगेट फिक्स किए थे, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर, वो अभी पूरे नहीं हुए। हालांकि उनका मानना है 70% लक्ष्य पूरे हो गए हैं। तो इजराइल को भी दरकिनार USA नहीं कर सकता, और USA की मत पिट चुकी है। USA किसी तरह बाहर निकलना चाह रहा है इस मुद्दे से, उसकी साख घट चुकी है। जो खाड़ी देशों में, जो खाड़ी क्षेत्र में और एशिया में भी जो उसकी हेजेमनी पहले थी, अब वो काफ़ी घट गई है। अब उसका वापस आना भी मुश्किल है, क्योंकि उसके सभी एयरबेस जो खाड़ी देशों में थे ईरान ने नष्ट कर दिए हैं। उसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें नष्ट हुई, खासकर जैसे उसकी वायुसेना को जिन विमानों पर गर्व था वो भी ईरान ने गिरा दिए हैं। इसके पीछे चीन और रूस का सहयोग ना तो ईरान भी ऐसा नहीं कर पाता। कुल मिलाकर अभी ईरान का पक्ष मजबूत है, लेकिन अब जब युद्ध विराम की स्थिति है, सीज फायर है,
तो उसकी जनता भी चाह रही है कि ये सीज फायर बना रहे, क्योंकि जनता ईरान के भी युद्ध नहीं चाहती है। वहाँ बहुत तनाव उन्होंने कई महीनों से झेला है। ऐसे में अगर IRGC थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उसके बिना कमज़ोर हुए US और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता है, स्थायी समझौता नहीं हो पाएगा। और IRGC जानता है उसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट तुर्क का इक्का है। रूस के भी एक बड़े नेता ने कहा है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट की जो नाकेबंदी वो कर रहा है और जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल, गैस और ज़रूरी सामानों को वो ब्लॉक कर सकता है, वो उसने ऐसी चीज़ पा ली है, उस पर ऐसा नियंत्रण पा लिया है कि अब वो एक तरह से उसके लिए परमाणु हथियार की तरह ही हो गया है। वास्तव में स्थिति यही है। और ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। सीज फायर के समय भी यही वादा ईरान से उन्होंने करवाया था। ये कहा तो था ही कि वादा ईरान ने किया है कि हॉर्मुज को खोल देगा, लेकिन हॉर्मुज उसने अभी तक नहीं खोला है। वर्तमान में स्थिति ये है कि अमेरिका ने ईरान के नेविगेशन को, यानी कि ईरान आने जाने वाले जहाज़ों को पूरी तरह से ब्लॉकेट करने की स्थिति पैदा कर दी है। और उन्होंने कहा भी है कि ईरान के सैकड़ों युद्धपोतों को उन्होंने मार गिराया है, समुद्र में डुबो दिया है। अब इसकी स्थिति, वास्तविक सच्चाई क्या है, ये तो बाद में पता चलेगी। कुल मिलाकर अगर ये तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर से सीज फायर ख़त्म हो जाएगा और भयानक युद्ध छिड़ जाएगा। तो जब तक IRGC कमज़ोर नहीं होता है, ईरान में जो उदारवादी नेता वो हावी नहीं होते हैं, तब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे रूस और चीन, खासकर चीन मुख्य खिलाड़ी है, वो समझौता नहीं होने देगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका दोनों के पाले में बार बार आता जाता रहता है, लेकिन मुझे लगता है वो चीन की तरफ ज़्यादा है। सर ये बताएं कि हॉर्मुज या अन्य स्ट्रेट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत जो समुद्री यातायात के नियम तय किए गए, उसके अनुसार किसी भी स्ट्रेट के किनारे बसे हुए देश आने वाले जहाज़ों से कोई शुल्क वो वसूल नहीं सकते हैं। ऐसी कई स्ट्रेट है जहाँ पर शुल्क अभी तक नहीं वसूला गया, जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मलक्का जलडमरू मध्य, जिसके किनारे सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया बसे हुए हैं, और भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप भी इसके पास में ही है, यहाँ पर भी कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि यहाँ पर जिसके 25% निर्यात आयात यहाँ से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट तो है ही, वहाँ से भी अभी तक कोई शुल्क नहीं लगता था। अब ईरान कह रहा है कि मैं वहाँ पर शुल्क लगाना चाहता हूँ। शुल्क कितना? वो शुल्क जो लगाने की बात कर रहा है $1 प्रति बैरल की बात कर रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के आधार पर गलत है। और उसके किनारे जो बसे देश हैं, ओमान ने भी इसके लिए मना किया है। UAE ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो समुद्री रास्ता है ये खुला रहना चाहिए सभी के लिए, जिससे कि कोई किसी भी सामान की सप्लाई में कोई व्यवधान पैदा ना हो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे ईरान असली नहीं है, असली खिलाड़ी चीन है। वो इस क्षेत्र से अमेरिका के प्रभाव को ख़त्म करना चाहता है, और उसके लिए उसने मोहरा बना रखा पाकिस्तान दो तरफा गेम हमेशा से खेलता है। उसे पैसे लेने हैं, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, और पाकिस्तान सेना को पैसा चाहिए हथियार खरीदने के लिए और अपने खर्चे चलाने के लिए, तो वो हमेशा इधर से उधर करती रहती है। कभी चीन की तरफ जाती है, कभी अमेरिका की तरफ जाती है। अमेरिका को भी ये दिखाने में कारगर साबित होती है कि मैं इस्लामिक देश हूँ और मेरे पास परमाणु क्षमता है, तो ये मेरी बात सुन सकते हैं। पाकिस्तान अमेरिका को ये दिखा देता है कि मैं एक इस्लामिक देश हूँ और यहाँ मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको लाभ पहुँचा सकता हूँ। और चीन ये चाहता है कि हाँ, इस्लामिक देश तो है ही, शायद ही परमाणु क्षमता भी इसके पास है, तो इसके माध्यम से वो अगर इसको वो नेता बना देगा तो यहाँ जो सुन्नी शिया का विवाद है वो भी कम हो जाएगा, और वो नेता बनेगा तो उसका जो उससे बड़ा नेता कौन है, उसका गुरु कौन है, वो चीन है। तो चीन को इस क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी मिल जाएगी। चाहे यूक्रेन युद्ध हो, चाहे ये ईरान वाला संकट हो, इन दोनों युद्धों से अगर किसी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है तो वो चीन को हुआ। ये मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ पहले भी। यूक्रेन युद्ध के बाद ही जो अमेरिका और यूरोप की हेजेमनी है वो कम हुई है। यूरोप की स्थिति तो बहुत कमज़ोर हो गई है यूक्रेन युद्ध के बाद, लेकिन अभी भी यूरोप अपनी चीज़ों से हटने के लिए तैयार नहीं है। रूस भी कमज़ोर हुआ है, उसकी जो सामरिक स्थिति है, जो दुनिया में प्रभाव है, वो कम हुआ है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है, उसकी स्थिति अब सामने आ रही है, क्योंकि ईरान को मोहरा बनाकर चीन जो गेम खेल रहा है उससे अमेरिका की स्थिति बहुत कमज़ोर हुई है। और ऊपर से वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप, वो इतने उल जलूल फैसले करते हैं, वो इतने ऐसे अजीब सी बातें करते हैं, और हर 3-4 घंटे में ट्रूथ सोशल पे कोई ना कोई कमेंट डालते हैं।
अरे भाई ये काम प्रवक्ता का है, किसी प्रवक्ता को लगाओ। आप खुद ही प्रवक्ता बन रहे हो, पार्टी के भी देश के भी प्रवक्ता खुद ही बन रहे हो, बेमतलब की अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने सारे दोस्त खो दिए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट अभी तक शुल्क मुक्त थी और हॉर्मुज पर जो शुल्क लगाने की बात ईरान कर रहा है, ये आधुनिक इतिहास में ऐसा किसी देश द्वारा पहली बार हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक समुद्री परिवहन की बात है तो प्राकृतिक जो रास्ते हैं वो तो शुल्क मुक्त रखे गए हैं, लेकिन जो नहर है उनकी स्थिति अलग है, क्योंकि नहरों का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। इसमें सबसे ऊपर आती है स्वेज नहर। स्वेज नहर पर मिस्र का पूरी तरह नियंत्रण है, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये वास्तव में रणनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है और अगर इसमें एक कोई जहाज फंस जाता है तो अरबों डॉलर का रोज नुकसान होने लगता है। इस पर लाखों डॉलर का जो टैक्स है, जो टोल है, वो भी मिस्र वसूलता है। इसमें वो जहाज़ों के आकार, वजन और वो किस प्रकार के जहाज हैं उसके आधार पर टोल वसूलता है और लाखों डॉलर उनसे वसूलता है। पनामा नहर से पनामा सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा कोरिंथ नहर है, जो एक छोटी सी नहर है जिस पर ग्रीस टोल वसूलता है। प्राकृतिक रास्ते वैसे तो टोल मुक्त हैं, लेकिन एक अब बात कह सकते हैं, तुर्की स्ट्रेट, उत्तर पश्चिमी तुर्क में बोस्फोरस और डार्डानेल्स दो रणनीतिक मार्ग हैं। वैसे तो प्राकृतिक हैं, लेकिन मॉन्ट्रो कन्वेंशन जो कि 1936 में हुआ था उसके अनुसार तुर्की इससे टोल वसूलता है और हाल में तुर्की ने इस टोल में भारी इजाफा भी किया है। तो मेरा तो ये अपना मानना है कि भाई कहीं ना कहीं ईरान को कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो ये तुर्की का जो स्टेट है इसकी वजह से ही हो रहा है। तो सभी देशों को ये दबाव बनाना चाहिए तुर्की पे कि ये जो स्टेट है इनको शुल्क मुक्त किया जाए, जिससे कि ईरान अपने आप थोड़ा बहुत बैकफुट पर आ जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक रास्ते हैं, इन पर शुल्क लगाना निश्चित रूप से गलत है। अगर इस तरह से शुल्क लगाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई तो मलक्का जलडमरू मध्य है, वहाँ पर सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तीनों देश किनारे पे बसे हैं और वहाँ से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। दुनिया का 25% व्यापार वहीं से होता है। कल को वो भी कहने लगेंगे, क्योंकि ये भी एक नैरो रास्ता है, संकरा रास्ता है, कल को वो भी कहने लगेंगे भाई हम भी टोल वसूलेंगे। भारत का भी ग्रेट निकोबार द्वीप वहीं पे है, भारत भी कह सकता है कि भाई हम भी टोल वसूलेंगे। तो ऐसे अगर टोल की प्रथा शुरू हो जाएगी तो पूरी दुनिया में सभी देश जहाँ उसे मौका मिलेगा टोल वसूलने लगेंगे। और भाई आज तो मिसाइल का सिस्टम है, भारत दूर दराज या कोई और देश दूर दराज पे भी टोल वसूलने की बात कर सकता है और उनको ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि मिसाइल दागो, जहाज को नष्ट करो। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ज़रूर है कि ईरान भी इस समय बहुत दबाव में है और उसके पास भी अमेरिका को रोकने के रास्ते बहुत कम बचे हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से वो अमेरिका पर दबाव बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके पक्ष को भी पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन गलती ईरान की ये है कि ईरान अपने जो हाथ पैर चारों तरफ फैलाए हुए, वो लेबनान को भी हिजबुल्लाह के माध्यम से स्थिर किए हुए तथा इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह हिंसक गतिविधियों हमेशा से लिप्त रहा है और वो यमन में भी दखल देता है, वहाँ भी हुतियों को जो है सह देता है तथा उनको हथियार सप्लाई करता है। वो हमास को भी सह देता तथा हथियार सप्लाई करता है। यही नहीं, उसने गाजा में तथा अपने यहाँ तमाम सुरंगें खोद डाली, जो कि प्राकृतिक रूप से गलत है। इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ों उतना मेरे हिसाब से गलत है। ये नेचुरल डिजास्टर है, आप प्रकृति के साथ इतनी बड़ी मात्रा में दखल नहीं कर सकते हैं। इसके दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में सामने आएंगे। तो सर हॉर्मुज स्ट्रेट को किस तरीके से खोला जा सकता है? हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों को ही कोई मध्यमार्गी रास्ता अपनाना होगा। ईरान को मैं पहले भी कह चुका हूँ, परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, मिसाइल सिस्टम पे लगाम लगानी होगी, उसे अपनी जनता की समृद्धि पे ध्यान देना होगा। लगभग 50 साल हो गए हैं ईरानी जनता सफ़र कर रही है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा और IRGC को कुछ उदार रवैया अपनाना पड़ेगा। या तो IRGC का प्रभाव खत्म हो जाए, वहाँ कोई उदारवादी सरकार आ जाए और बेंजामिन नेतन्याहू को भी कुछ उदार रवैया थोड़ा बहुत अपनाना पड़ेगा। हालांकि इजराइल के सामने एग्जिस्टेंस की समस्या है, क्योंकि IRGC जब तक सत्ता में है वो उसके अस्तित्व के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। तो एक तरह से इजराइल का पक्ष भी उतना गलत नहीं कहा जा सकता है। USA जो अपनी हेजेमनी पहले की तरह बनाए रखना चाहता है, उसे समझना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में उसे अगर अपनी हेजेमनी बनाए रखनी है तो भारत को साथ लेना पड़ेगा तथा नाटो को भी साथ लेना पड़ेगा। यूरोपीय देशों की बेइज्जती करना उनको बंद करना पड़ेगा ट्रंप को, और उनको पहले की तरह साथ लेना पड़ेगा, तभी USA का पक्ष मजबूत होगा। और
इस क्षेत्र में एक शांति आ सकेगी, क्योंकि तभी ईरान पर दबाव बनेगा और चीन भी बैकफुट पर आएगा, क्योंकि चीन पीछे से बहुत बड़े खिलाड़ी की भूमिका निभा रहा है। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान में सुरंगें बनी हैं और ईरान में जो बड़े बड़े मिसाइल घर बने हुए हैं पहाड़ों के नीचे, उसमें बहुत बड़ा हाथ चीन का है। और ये भी आरोप लगे हैं चीन पे कि ईरान को वो इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। और ट्रंप ने धमकी भी दी है कि चीन हथियारों की सप्लाई ईरान को ना करे, बाजाए, वरना उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वर्तमान में जो नेवल ब्लॉकेट ईरान का यूएसए ने कर रखा है, उससे ईरान पर दबाव जरूर बनेगा, लेकिन वो दबाव खेल को बिगाड़ भी सकता है। अगर सीज फायर ख़त्म हुआ और युद्ध फिर से फैला तो खाड़ी देशों पर और हमले करेगा ईरान, इजराइल पर हमले करेगा और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ जा सकती है, ऊर्जा आपूर्ति संकट में आ सकती है। जल्द जल्द सभी देशों को बैठकर इस संकट का समाधान निकालना पड़ेगा और यूएसए को कोई मध्यमार्गी रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी होर्मुज विवाद और ईरान विवाद खत्म होगा।